जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सीरीज पर हमने प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक से शुरू की थी और प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में प्रारंभिक परीक्षा में क्या है और मुख्य परीक्षा में क्या है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चंस उठ जाते हैं बच्चों के मन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब विशेषताएं हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की भी वही होगी और मुख्य परीक्षा में भी वही होगी। तो आप अगर सिलेबस पर फोकस करेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार की बातें नहीं हैं, बहुत सारी अंतर हैं। और इस कारण से प्रारंभिक परीक्षा को मुख्य परीक्षा से अलग समझ के ही आपको पढ़ना होगा। सबसे पहली बातें क्या होती है कि इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाए जाते हैं उसमें जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट कराने के लिए मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा कम मुख्य परीक्षा यानी कि पीटी कम मेंस के नाम से पढ़ा दिए जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा डिफरेंसेस है और उस डिफरेंसेस के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को अलग अलग ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने पहले जैसे आप लोगों से क्लासेस हुई थी उसमें हमने कहा था कि आप लोग देख लें इसे किस प्रकार से लिखेंगे, परंतु आज का ये सेशन, यहाँ से जो सेशन चल रही है आप लोगों की, ये प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक है। और प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक सेशन में आप लोगों को जानने हैं कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपके पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान की विशेषताओं का जहां तक बात रहा तो संविधान की विशेषताएं जो है सभी संविधान में होते हैं। विश्व के जितने भी संविधान हैं उनकी एक अलग अपनी पहचान होती है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की भी एक अलग पहचान है। और ये पहचान कब होती है? जब उस संविधान के मूल भाव को हम लोग समझते हैं। मूल भाव कहने का मतलब है कि इसकी विशेषताओं को जब हम लोग दृष्टिगत करते हैं तब हम लोगों को पता चलती है कि इस संविधान में ऐसा क्या है जो कि अन्य संविधान से इसे अलग करता है, और यह संविधान हमारे लिए किस प्रकार के जो रूपरेखा है और शासन का क्या क्या नियम्स हैं, उन नियम्स के आधार पर किस प्रकार से चलते हैं। तो आज सारी बातें होंगी भारतीय संविधान की विशेषताओं से लेके पूरे वीडियोज में बने रहें। एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं जा रहे हैं। जो मुख्य विशेषताएं हैं यानी कि सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स को लेते हैं हम। तो सबसे पहला फीचर से देखिए चर्चा करेंगे और साथ साथ में हम लोग लिखेंगे भी। सबसे पहला जो फीचर्स है वो फीचर्स है लिखित एवं विस्तृत संविधान। सभी जगह में ये चीज़ आपको मिलेंगी, लिखित एवं विस्तृत। लिखित एवं विस्तृत है क्या? मतलब ये क्या है? सभी जगह में तो संविधान लिखित है, परंतु भारत में ऐसा क्या है? तो देखिए, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया और संविधान सभा ने कहा कि नहीं, हम ब्रिटेन का जैसा संविधान नहीं बनाएंगे, हम जो रूढ़िवादियों पर आधारित संविधान नहीं बनाएंगे, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो एक दस्तावेज के रूप में हो, यानी कि एक लिखित रूप में हो। यानी कि हम अमेरिका के समतुल्य संविधान बनाएंगे। यानी कि लिखित संविधान की सबसे पहली जो परिकल्पना है वो अमेरिका को माना जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, अमेरिकी संविधान के आधार पर हमारी भारतीय संविधान लिखित हुई। अब विस्तृत क्यों है, कि विस्तृत किस प्रकार से है ये समझ लेते हैं। तो विस्तृत कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान जब लिखा गया था तब इसमें अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान जब लिखे गए तब 395 अनुच्छेद थे। इसके 22 भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद थे, भाग थे इनका 22 और अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी? तो 8 अनुसूचियां थी। इस प्रकार से उस परिदृश्य में भी जब संविधान लिखे गए थे, उस परिदृश्य में भी
यह अपने आप में विस्तृत था। 395 अनुच्छेद किसी भी अन्य संविधान में नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में 1950 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा है, वर्तमान में गिनती की संख्या से ज़्यादा है, परंतु अगर नंबर्स की संख्या से अभी भी 395 है। तो वर्तमान में कितने हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो पूछे जाते हैं प्रश्नों को, इसलिए वर्तमान में एक प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना भी जोड़ लेंगे क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान की ही भाग है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में क्या है, तो एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना हो गई, उसके बाद 465 के आसपास अनुच्छेद है, 465 अनुच्छेद है, 465 अनुच्छेद है। अब भाग की संख्या भी बढ़ गई। अब कितने भाग हो गए, तो पहले 22 भाग थे, अब कितने हो गए, तो 25 भाग हैं इसके। अब अनुसूचियां कितनी हो गई, पहले की अपेक्षा, पहले 8 अनुसूची थी, अब जो है हमारे यहां 12 अनुसूची हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका इतना विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान से ज़्यादा विस्तृत संविधान किसी भी देश का नहीं है। यानी कि प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची सन 1950 में जब संविधान हमारा बन के आया था तब सन 1950 में थी, और वर्तमान में अभी 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां के साथ साथ में एक प्रस्तावना भारत का संविधान की गौरव गाथा को गाती है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी एक कंट्रोवर्शियल बात होती है कि इसे लॉयर्स पैराडाइज क्यों कहा जाता है। चूँकि इतनी ज़्यादा अनुसूचियां हैं और ये अनुसूचियों को लॉयर्स लोग अपने इच्छा अनुसार उसे प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग या लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपकी है। दूसरी है इसकी प्रस्तावना, दूसरी विशेषता है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ का एक आदर्श यानी कि सार बोल सकते हैं। प्रस्तावना को हम क्या बोल सकते हैं, सार, यानी कि जो भारतीय संविधान की भावनाएं हैं, जो यहाँ की आकांक्षाएं हैं और यहाँ के जो लोगों हैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो समाविष्ट किया गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो दूसरा विशेषता है यहाँ की प्रस्तावना। तीसरी मुख्य विशेषता क्या है, संपन्न प्रभुत्व संपन्न, इसको बोलते हैं हम लोग प्रभुता संपन्न राज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य। वैसी राज्य की परिकल्पना जिसका अपनी विदेश नीति हो, जो अपने आंतरिक मामलों पर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो और जो सभी बंधनों से, अन्य बाहरी आवरणों से मुक्त हो, उसे हम लोग कहते हैं संपन्न प्रभुता संपन्न। यानी कि यह स्वयं में अपने आप में कंप्लीट एक ऐसा दस्तावेज है जिसको किसी भी अन्य राज्यों या अन्य देशों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि संप्रभुता संपन्न कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि किसी भी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप की परिकल्पना यहाँ पर नहीं की गई है। ये है संप्रभुता संपन्न। तब एक चर्चा होती है कि भारत फिर भी संयुक्त राष्ट्र की बात को क्यों मानता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को क्यों मानता है, या राष्ट्रमंडल का सदस्य के रूप में क्यों है। तो देखिए दोनों ही बातें हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। जन आकांक्षाओं को लेके जो बेहतर होते हैं उनके बारे में बात की गई है, परंतु कहीं भी ये बाध्यता नहीं है कि आप पर ये चीज़ लागू होती है और आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। इस प्रकार की कहीं भी कल्पना दोनों में नहीं की गई है इस चलते। परंतु भारत के साथ में ऐसा नहीं है।
भारत जो है यहाँ पर यहाँ के जो शासन है, यानी कि यहाँ की जो भारतीय जो गणराज्य के प्रमुख होंगे वह चुने जाएंगे, और यही चुने जाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ कहलाती है राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, यह चुनाव यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है आपकी संसदीय सरकार। मिटाता हूँ, आगे फिर 5वां नंबर में जाऊँगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर में आपकी संसदीय सरकार। एक होता है आपका अध्यक्षात्मक सरकार, एक होती है संसदीय सरकार। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यह सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल, याद रखेंगे, वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये कहाँ है? तो ब्रिटेन में। ये भारत का जो संविधानिक जो पार्लियामेंट्री प्रणाली है, यह वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, और यहाँ का क्या होता है, वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान होंगे, यानी कि जो मंत्री परिषद होंगे, वह निर्वाचित होंगे। वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या है कि मंत्री परिषद ये क्या होंगे, तो ये निर्वाचित होंगे। यही इस संविधान की विशेषताएं हैं। कार्यपालिका प्रधान जो होगा वह राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, किंतु कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति है वह विदाउट मंत्री परिषद की अपना कोई भी कार्य जो है वह नहीं थोप सकता है, यानी कि उन्हें कुछ भी करने के लिए मंत्री परिषद से इजाज़त लेना पड़ेगा। और यूँ कहें कि मंत्री परिषद विदाउट राष्ट्रपति के कोई भी फैसले नहीं ले सकती है, यानी कि दोनों ही आधार पर, यानी कि दोनों ही तरीकों से भारतीय संविधान जो है इस मॉडल को अपनाया, ताकि मंत्री परिषद जनता के द्वारा चुना जाए और जो भी कानून बने वह जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बने। ये चीज़ें यहाँ पर है। मंत्री परिषद के द्वारा ही आपका जो प्रमुख होता है वही हमारे पीएम भी बनते हैं, यानी कि सर्वमान्य नेता, जिसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से हमें ये पता नहीं होती है ना कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही इनका भी चुनाव होता है। तो ये हमारे जो है संसदीय सरकार की एक क्या बोलते हैं रूपरेखा है। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार को शामिल किया गया है, और यह मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इस बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, और प्रत्येक नागरिक को संविधान के भाग 3 में वर्णित सभी मौलिक अधिकार मिलते हैं, और ये मौलिक अधिकार हमारी संविधान की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है? ये संविधान के भाग 4 में है। कहाँ है? तो भाग 4 में। क्या है इसमें? राज्य का नीति निर्देशक तत्व में क्या है? तो ये है राज्य का कर्तव्य। अभी तो मौलिक अधिकार देखे हम लोग, उसके साथ में मौलिक कर्तव्य होता है, जो कि यहाँ निवास करने वाले लोगों का कर्तव्य होता है। परंतु अब जो हम लोग देख रहे हैं वह राज्य के कर्तव्य की बात की जा रही है, और
और ये राज्य की कर्तव्य की जहाँ तक बात हो रही है, तो राज्य के कर्तव्य के द्वारा यहाँ पर क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक कल्याणकारी जो कार्य है वह राज्य करेंगे। और इसे हमने कहाँ से लिया है, तो इसे हमने लिया है आयरलैंड से। सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हमने जो आयरलैंड के संविधान से लिया है, इसमें एक चीज़ है जो अधिकार, जो भारत का अधिकार है और नीति निदेशक दोनों को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह शब्द कहा है आपका ऑस्टिन ने। ऑस्टिन बहुत बड़े आपका नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के जन्मदाता रहे हैं, और ऑस्टिन ने कहा है कि यह जो है अधिकारों और संविधान, जो अधिकार है और निदेशक तत्व है, यही दो संविधान की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, या ऐसे कह सकते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वह एक साथ में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह आम हो या खास हो, सभी के लिए एक न्याय की व्यवस्था करती है। यहाँ पर अदालतों की जो कल्पना है, यह आप देखे होंगे कि जिला विधिक सेवा है, जिला लेवल पर अदालत है, उसके बाद राज्य पर है, फिर आप देखे होंगे केंद्र पर है। यानी कि सभी जगहों में और सभी एक ही उन्मुख हैं। कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय तीनों एक ही सोर्स पे काम करते हैं, और तीनों का मुख्य काम रहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक को न्याय के लिए भटकना न पड़े। तो यहाँ पर हम लोग एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब है, एकीकृत कहने का मतलब है आप नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी न्याय व्यवस्था में कायम रह सकते हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी दबाव में ये न्यायपालिका किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और आपके सारे बातों को सुनेंगे और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके जो है फैसले और निर्णय को करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो इसी के साथ में ले लेते हैं। संसदीय सर्वोच्चता कहने का मतलब है कि अगर संसद की किसी भी कानून को, ऐसा कानून जो आम जनता के लिए हित में ना हो, तो उसे न्यायालय बेंड कर सकती है। न्यायालय के द्वारा अगर ऐसी कोई सजा हुई तो राष्ट्रपति के पास आपका अंतिम अदालत के रूप में जाना जाता है। कि दोनों ही स्थितियों में क्या किया गया है कि अद्भुत समन्वय कायम किया गया है, न्यायालय और आपका संसदीय। अब देखिए कठोर, नेक्स्ट है कठोर एवं लचीलापन। कठोर एवं लचीलापन, ये चीज आपको जानना जरूरी है। कठोर एवं लचीलापन कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका आपका परिवर्तन किए जा सकते हैं। देखिए संशोधन जब संविधान का होता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ से आपका कौन से जो मॉडल्स हैं, यानी कि किस किस अनुच्छेद को हम कैसे कैसे करके संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर किसी संशोधन को करना है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया दे दिया गया है, जिसमें क्या करते हैं, संसद का साधारण बहुमत के द्वारा एक बार संशोधन हो सकता है, और दूसरी रूप होता है कि संसद के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 के साथ राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेना पड़ता है। इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कृषि बिल को वापस लिया गया। तो कृषि बिल को वापस लेने के पीछे का मूल कारण यही था कि बहुत सारे लोग नाराज थे कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में नहीं है। एक्चुअली जब बिल बनती है तो
सरकार के जो चुनाव हैं, यानी कि चुनाव प्रक्रिया, उस चुनाव प्रक्रिया में वे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। पहले मतदान की उम्र जो थी वह 21 वर्ष थी, ये जान लें। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष के लोग मतदान कर सकते थे, परंतु बाद में क्या हुई, इसे 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन जो 61वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या किया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? तो 1989 में, 1989 ईस्वी में क्या किया गया, 21 से घटाया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष को वयस्क माना जाता है और 18 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के हैं, अधिकतम उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, वे अपने सरकार में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर झुका हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख संविधान ये क्या है? भारतीय संविधान, जैसे हमने कहा कि संघात्मक है, यानी कि सभी संघ को बराबर दिया गया, शक्तियों का यहाँ पर विभाजन हुआ है, परंतु विशेष परिस्थिति में, खास करके आपातकाल में। किस काल में? तो आपातकाल में। आपातकाल में जैसा हमारा संविधान में वर्णित है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास निहित हो जाती है। इस कारण से क्या कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ है। और कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति हो तो सारे पावर्स केंद्र पर चले जाते हैं और राज्यों के जो पावर्स होते हैं वह समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि अगर उस प्रकार की कोई बाहरी आपदा हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए तो ऐसे में राज्य जो है अगर सक्षम ना हो, अगर सक्षम होता तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, और अगर राज्य सक्षम नहीं है तो केंद्र का यह कर्तव्य बनता है कि राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले ले, तब तक जब तक कि वहाँ नेक्स्ट चुनाव होने की जो है संभावना न दिख जाए। चुनाव होने की जैसे ही संभावना दिखेगी उस प्रकार से वह केंद्र राज्य की शक्ति को वापस कर देंगे और यह आपातकाल हट जाएगी और फिर से वहाँ पर चुनाव होगी। नेक्स्ट है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष शब्द बड़ा ही मजेदार शब्द है। यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि धार्मिक तटस्थता, इसे कहा गया है कि धार्मिक तटस्थता। अभी आप लोग आए दिन न्यूज में हिंदू मुस्लिम डिबेट बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, परंतु क्या यह इतना आसान है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना? नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में इतना बड़ा संशोधन की जरूरत पड़ जाएगी जो कि किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि यह हो सकता है। तो भारत में चूंकि कहा गया है कि भारत का कोई राज्य या राष्ट्र धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का संभाव है यहाँ पर, यानी कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ में कहा गया है कि भारतीय राज्य में जितने भी निवास करते हैं उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब क्या होता है कि समाजवादी राज्य की स्थापना जो है यह संविधान का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के सबसे बड़े चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें समाजवाद का कहने का मतलब है कि भारतीय नागरिकों की जो न्याय है, जो यहाँ की प्रतिष्ठा है उनकी, और जो यहाँ के समानताएं हैं, इन समानताओं को लेके हमारा संविधान चलेगी। और इसे जानते होंगे आप लोग 42वें संविधान संशोधन
के द्वारा इसे जोड़ा गया संविधान में, और यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करने की कोशिश की गई। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में इस विचारधारा का जन्म हुआ कि इसे सामाजिक और जो शोषण है उस शोषण को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य। जैसे हमने कहा था मूल अधिकार, उसी तरह से है मूल कर्तव्य। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। और भाग 4 के क में अनुच्छेद जो है आपका 51 क, ये इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में 51 का क में इसे जोड़ा गया। तो इसमें कहा गया कि नागरिकों को सिर्फ अधिकार नहीं, उसके साथ साथ में उनका कुछ कर्तव्य होता है, और वह कर्तव्य देना उन्हें करना आवश्यक है। और इसी आधार पर शिक्षा का अधिकार और शिक्षा से संबंधित कर्तव्य भी अभी हाल फिलहाल में ही जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है विधि का शासन, यानी कि अंतिम में मैं बात करूंगा विधि का शासन पर। और ये विधि का शासन कहने का मतलब है, विधि का शासन कहने का मतलब तात्पर्य है मेरा इतना ही कि यहाँ पर कोई भी शासन स्थापना नागरिक से बड़ा नहीं है, और विधि के समक्ष सभी नागरिक समान रूप से हैं, और सभी नागरिकों का जो यहाँ पर सम्मान होगा। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, यानी कि विधि के सामने सभी का समानता का अधिकार है, और समक्ष सभी कोई समान है। तो हमने संविधान की विशेषताओं को देखा, प्रारंभिक परीक्षा के जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसके अनुसार, और आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एवं जोहार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।